हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तो आज हम लोग दोस्तों आए हैं कक्षा 5 की कोपल की बुक से, जो हिंदी कार्य पुस्तिका है उसको लेकर। इसमें हम लोग आज अध्याय 4 को हल करेंगे। अध्याय 4 के जितने भी प्रश्न हैं इसमें, उसको आज हम लोग हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 3 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। दोस्तों, इस बीच आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि आगे का भी चैप्टर डाला जाए। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि थोड़ा वक्त लगता है इसमें, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि धीरे धीरे करते हुए हम लोग जो बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के जो प्रश्न के हल हैं उसको हम लोग बारी बारी से डाल दें। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग बेफिक्र रहें। आपको समय जितनी भी वीडियो हैं वो सब कंप्लीट मिलेगी, सभी सब्जेक्टों के हल के साथ। तो दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आप लोग से आग्रह है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो मित्रों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 4 जिसका नाम है चांद का कुर्ता। इसको हम लोग इस कोपल की बुक से लेकर आए हैं। इसमें चौथा जो चैप्टर है वो है चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता आप लोग देख लीजिए, ये चैप्टर है चांद का कुर्ता। इसी चैप्टर के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो चैप्टर को हल करने से पहले, चैप्टर के प्रश्नों को हल करने से पहले हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं कि आखिर इस कविता में है क्या। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो दोस्तों, ये थी कविता और इस कविता के जो रचनाकार हैं वो है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसके प्रश्नों को हल करें। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, हठ करने का तात्पर्य जिद करने से है। कविता में चांद के हट करने की बात कही गई है। आप भी अक्सर किसी बात पर हट करते होंगे। बताइए कि आप किस किस बात पर और कहां कहां हट करते हैं। तो देखिए, बच्चों से हम लोग क्लास में पूछेंगे और बच्चे हम लोग को बताएंगे कि वो किस जगह और किस बात पर हट करते हैं। हट यानी जिद करते हैं। जैसे चांद ने यहाँ पर अपनी माँ से झिंगोला सीने के लिए जिद की है ना, तो उसी तरह से ही बच्चे किस किस बात पर और कहां कहां जिद करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने कुछ इसके आंसर लिखे हैं। सबसे पहले, मेले में बच्चे जिद करते हैं। इसके लिए तो खिलौने के लिए, खिलौने लेने के लिए जिद करते हैं। दूसरा है, मेले में ही बच्चे जिद करते हैं। इसके लिए जो वहां पे झूला लगा हुआ है उस झूले पर झूलने के लिए। तीसरा है, घर में, बच्चे घर में भी हट करते हैं। इसके लिए तो टीवी देखने के लिए। अगला है, घर में ही बच्चे हट करते हैं यानी जिद करते हैं। किस लिए?
बाहर खेलने के लिए। तो ये सब है इसके उदाहरण। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिनमें बच्चे जो है हट करते हैं यानी जिद करते हैं, लेकिन बड़े उनको उस चीज को करने से मना करते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसके लिए जिद करने लगते हैं। तो कुछ ये उसके आंसर थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। आइए दूसरा प्रश्न करें। दूसरा प्रश्न है पाठ चांद का कुर्ता के आधार पर सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चांद के कुर्ते के जो कविता है उसके आधार पर कुछ कथन है, तो इसमें हमको देखना है कौन सा सही और कौन सा गलत। सही पे सही लगाना है, गलत पे गलत लगाना है। तो पहला है मुझे ऊन का एक मोटा वस्त्र सिलवा दो। क्या ये कविता में कहा गया है? तो हाँ, बिल्कुल कहा गया है, यानी ये सही होगा। इसके बाद है मेरा आकार हर दिन एक समान रहता है। जी नहीं, ये गलत है। चांद का आकार जो है हर दिन बदलता रहता है। जाड़े में मैं ठंड से ठिठुरता रहता हूँ। जी बिल्कुल सही है, ये बात चांद ने जरूर कही है कि मैं जाड़े में ठंड से ठिठुरता रहता हूँ। अगला है चांद भाड़े पर कुर्ता लाने की बात करता है। बिल्कुल सही है, वो अपनी माँ से भाड़े पर कुर्ता लाने की बात करता है। अगला है चांद के घटने बढ़ने पर जो आकार बनता है उसे चांद की कलाएं कहते हैं। तो जी बिल्कुल ये सही है, उसे चांद की कलाएं ही कहती हैं जब चांद घटता और बढ़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो दूसरा प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तीसरा प्रश्न है आज बाजार में ढेर सारी वस्तुएं भाड़े पर उपलब्ध है। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से हम किसे भाड़े पर ले सकते हैं और किसे नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भाड़े का मतलब होता है रेंट पे, किराए पे लेना। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में कुछ चीजें दी हुई हैं, टेलीविजन, किताब, कॉपी, पानी, मकान, मोटरसाइकिल इत्यादि। तो इनको हमको देखना है कि कौन सी चीजें जो हैं वो भाड़े पर यानी रेंट पे मिलती हैं और कौन सी रेंट पर नहीं मिलती है। तो देखिए दो कॉलम दिया है, भाड़े पर ले सकते हैं और भाड़े पर नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वैसी चीजें जो भाड़े पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले टेलीविजन को हम लोग भाड़े पर ले सकते हैं, तो हम लोग यहां लिख देंगे टेलीविजन। इसके बाद है किताब को भी हम लोग भाड़े पर ले सकते हैं। इसके बाद है मकान को भी भाड़े पर लिया जाता है। इसके बाद अगला है मोटरसाइकिल को भी भाड़े पर लिया जाता है, मोटरसाइकिल। इसके बाद है कंबल को भी भाड़े पर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वैष्णो देवी गए हैं तो वहां पे रात में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए कंबल भाड़े पर मिलता है। इसके बाद है अगला टेबल कुर्सी भी भाड़े पर मिलता है। शादियों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो टेबल कुर्सी है वो भाड़े पर लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी भाड़े पर ले सकते हैं। अब है भाड़े पर नहीं ले सकते जो चीजें। तो सबसे पहले है कॉपी भाड़े पर नहीं ले सकते हैं। इसके बाद पानी भाड़े पर नहीं ले सकते हैं। इसके बाद पेंसिल भाड़े पर नहीं ले सकते हैं। इसके बाद कलम भाड़े पर नहीं ले सकते हैं। इसके बाद है अखबार भाड़े पर नहीं ले सकते हैं। और अंत में है हवा को भी भाड़े पर यानी रेंट पर नहीं लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो सूची थी इसको हम लोगों ने अलग अलग कर लिया है, और जो चीज भाड़े पर ले सकते हैं और जो चीज भाड़े पर नहीं ले सकते हैं उसको अलग अलग हम लोगों ने कर दिया है। चौथा प्रश्न है खाली स्थान को कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त कारक चिन्हों से भरिए। तो देखिए दोस्तों ये कुछ वाक्य हैं, इनमें कुछ खाली स्थान छोड़े हैं और कुछ कारक चिन्ह हैं।
अगर आप लोगों को कारक चिन्ह नहीं आता है तो कारक के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो बनाई हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरा कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद, कारक की परिभाषाएं, उन सभी को आप लोग जाके बारी बारी से उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह दिए हुए हैं। इन कारक चिन्हों में से एक सही है, एक गलत है। तो सही वाला हमको इसमें भरना है और गलत वाले को छोड़ देना है। तो आइए पहला करते हैं। चांद एक दिन माता, खाली स्थान यह बोला, को या से, तो इसमें आएगा से। माता से यह बोला, हो गया। अगला है ना हो अगर, ला दो कुर्ता ही भाड़े का। ना हो अगर तो, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही भाड़े का। इसके बाद है जाड़े तो बात ठीक है, जाड़े की तो बात ठीक है, जाड़े की तो बात ठीक है। इसके बाद है बड़ा किसी दिन हो जाता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है। इसके बाद है एक नाप कभी नहीं तुझको देखा, एक नाप में, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने इन खाली स्थान में सभी कारक चिन्हों को भर दिया और हमारा प्रश्न भी यहीं पे पूरा हो गया। पांचवा प्रश्न है चांद का कुर्ता कविता में माँ जादू टोने की बात करती है, क्या आप जादू टोने की बातों पर विश्वास करते हैं? कारण सहित लिखिए। तो देखिए दोस्तों, कविता में माँ जो है अपने बच्चे से जादू टोने की बात करती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप जादू टोने पर विश्वास करते हैं? तो यहाँ पे देखिए सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। जो हमने उत्तर लिखा है वो कुछ इस प्रकार है कि नहीं, हम जादू टोने की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जादू टोने जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह सब मात्र अंधविश्वास होता है जिस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा भी हम लोग लिख सकते हैं कि अंधविश्वास में पढ़कर हम लोग कई सारे जो है दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं, कई सारे कुछ और दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग को अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए, जादू टोने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके अनुसार चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की होगी? अगर कुर्ता भाड़े पर ही लाना हो तो कितने कुर्ते लाने की आवश्यकता होगी? तो देखिए हमारे अनुसार चांद को लगा कि माँ के पास कुर्ता नहीं है। उनको लगा होगा कि माँ के पास कुर्ता नहीं है, यानी माँ के पास और कुछ दिक्कत हो सकती है जिसके कारण वो कुर्ता नहीं खरीद सकती हैं या फिर कुर्ता नहीं सिल सकती हैं। इसलिए चांद ने कहा कि माँ आप भाड़े पर ही कुर्ता ले आइए। तो चांद को लगा कि माँ के पास कुर्ता नहीं है, इसलिए भाड़े पर लाने के लिए चांद ने कहा। और अगला है तो कितने कुर्ते लाने की आवश्यकता होगी? तो चांद के लिए कई सारे कुर्ते भाड़े पर लाने पड़ेंगे, क्योंकि चांद की जब कलाएं बदलती हैं तो वो अलग अलग आकार अपना पकड़ लेते हैं। कभी छोटे हो जाते हैं, कभी पूरे दिखाई देते हैं, कभी पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं। तो इसलिए चांद के लिए कई सारे कुर्ते भाड़े पर लेने पड़ेंगे। प्रश्न है चांद की मां को उसके लिए झिंगोला सिलवाने में क्या क्या परेशानी हो सकती है? विस्तार से लिखिए। तो चांद की मां को चांद के लिए जब झिंगोला सिलना पड़ेगा तो उसके लिए क्या क्या परेशानी हो सकती है? तो देखिए चांद की मां को उसके लिए झिंगोला सिलवाने में काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि चांद का आकार एक समान नहीं रहता है और रोज रोज बदलता रहता है, तथा कोई भी झिंगोला सिलने पर चांद के नाप का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि चांद जो है अपना रोज आकार बदल लेता है। मान लीजिए आज इतना बड़ा झिंगोला सिला तो चांद इतना बड़ा हो जाए तो नहीं आएगा ना। मान लीजिए कल इतना बड़ा झिंगोला सिला तो चांद इतने ही छोटे रह जाए तो अभी भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि चांद के लिए हम लोग चांद के लिए जो माँ है वो झिंगोला नहीं सी सकती हैं, क्योंकि चांद कभी भी एक समान
नहीं रहते हैं। तो प्रश्न है, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। आप भी कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखिए जो हमेशा एक नाप में नहीं रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नाम लिखे हैं जो कभी भी एक नाप में नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। पहला है पेंसिल। पेंसिल कभी भी एक नाप में नहीं रहती हैं। कुछ थोड़ा देर लिखिए, देखिए ये पेंसिल कुछ समय पहले बहुत लंबी थी, लेकिन इसको जैसे जैसे काम किया जा रहा है ये रोज बदलती जा रही है अपनी आकार, यानी छोटी होती जा रही है। तो कभी भी ये एक नाप में नहीं रहती है। दूसरा चीज है परछाई। परछाई भी कभी एक नाप में नहीं रहती है, कभी लंबी हो जाती है तो कभी छोटी हो जाती है। उसी प्रकार से आग। आग की जो लपटें हैं वो कभी भी एक नाप की नहीं रहती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं, कभी बड़ी हो जाती हैं और अचानक से ही फिर से छोटी हो जाती हैं। तो ये भी एक नाप में नहीं रहती हैं। और चांद। चांद के बारे में तो पूरा चैप्टर ही है कि चांद जो है वो एक नाप में नहीं रहता है, अपना आकार बदलते रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये 8वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। 9वां प्रश्न है, चांद का कुर्ता कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे है चांद का कुर्ता जो कविता है उसको कहानी बना के लिखना है। तो देखिए हमने कोशिश की है, आइए इसको पढ़ते हैं कहानी के रूप में। एक बार चांद अपनी माँ से जिद करता है और कहता है कि माँ, मैं रात भर इस जाड़े यानी सर्दी के मौसम में ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता हूँ, इसलिए आप मेरे लिए एक मोटा झिंगोला यानी वस्त्र सिलवा दो ताकि मैं ठंड से बच सकूं। इतना सुनते ही माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, किंतु पुत्र, तुम कभी भी एक नाप में नहीं रहते हो, हमेशा अपना आकार बदलते ही रहते हो। ऐसे में तुम ही बताओ कि मैं किस नाप का वस्त्र तेरे लिए लाऊं जो तुम्हारे बदन में हो सके। तो दोस्तों, ये जो कविता थी चांद का कुर्ता, इसको हम लोगों ने कहानी के रूप में लिखने का प्रयास किया है और इसमें कुछ जोड़ना होगा तो आप लोग आगे से इसमें जोड़ भी सकते हैं। तो ये था 9वां प्रश्न। अगला है 10वां प्रश्न। चांद बड़ा ही प्यारा लगता है, तभी तो बच्चे उन्हें चंदा मामा कहते हैं। चांद शीर्षक को लेकर बहुत सारे कवियों ने कविताओं की रचना की है। ऐसी ही किसी एक कविता को लिखना है। तो देखिए यहाँ कविता तो चांद की हजारों हैं, हजारों कवियों ने अलग अलग रूप में चांद का बखान किया है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उन्हीं में से एक कविता को लिया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। आसमान में चंदा मामा हरदम हंसते रहते हो, क्या ना के डर से मामा लुकते छिपते रहते हो। क्यों होते हो बड़े छोटे, क्यों कभी दिखाई न देते, है इसका क्या राज बताओ, ज्ञान अद्भुत हमको करवाओ। तो दोस्तों देखिए ये कविता थी, इसमें उनसे चंदा से पूछा गया है, चांद से पूछा गया है, क्या तुम नाना के डर से लुकते छुपते रहते हो, तो हमको बताओ कि तुम क्यों छोटे बड़े होते रहते हो, क्यों कभी दिखाई नहीं देते हो, इसका राज हमको बताओ। तो ये कविता है जो हमने इसमें लिखी है। इसके अलावा और भी कई सारी कविताएं हैं, उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है, निर्देश के अनुसार दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है, इनके पर्यायवाची लिखने हैं जो यहाँ पे दिया है। तो आइए हम लोग पर्यायवाची लिखें। तो सबसे पहले है माता। माता को और किन नामों से जाना जाता है, यानी माता का पर्यायवाची। तो लिख देंगे जननी। माता का पर्यायवाची होता है जननी, सिर्फ एक ही लिखना है इसमें। इसके बाद है चांद। चांद का पर्यायवाची होता है शशि।
इसके बाद है हवा। हवा का पर्यायवाची होता है पवन, इसके अलावा वायु हो जाएगा। इसके बाद है रात। रात का पर्यायवाची होता है निशा। इसके बाद है आसमान। आसमान का पर्यायवाची होता है गगन। इसके बाद है आंख। आंख का पर्यायवाची होता है चक्षु या फिर लोचन या फिर नेत्र भी होता है। तो इसी के साथ ये जो 11वां प्रश्न है पर्यायवाची का हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आइए दोस्तों 12वां प्रश्न करें। 12वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द उनके सामने वाले बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हैं, हमको इसका विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द इस बॉक्स में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले है रात। रात का विपरीत होता है दिन, हम लोग दिन इसमें लिख देंगे। इसके बाद है आसमान। आसमान का विलोम होता है, विपरीत होता है धरती। अगला है मोटा। मोटा का विलोम होता है पतला। इसके बाद है जाड़ा। जाड़ा यानी सर्दी। जाड़ा का विलोम होगा गर्मी। इसके बाद है बढ़ना। बढ़ना का विलोम होगा घटना। इसके बाद है लास्ट वाला छोटा। छोटा का विलोम है बड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ ये 12वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। के साथ कक्षा 5 का ये जो चौथा पार्ट है चांद का कुर्ता यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके 12 प्रश्न को हम लोगों ने बड़े आसानी से और बहुत ही सुगम तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अपने अच्छे कमेंट भी उसमें जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को आगे वीडियो बनाने के लिए और भी प्रोत्साहन मिलता रहे। तो दोस्तों इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।